हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1, जो कि वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया था आपका। सीटेट पेपर 1 में सीडीपी का वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको सीटेट परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आपको सीटेट पास करना है, तो यही सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके आप निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न जो होती है सीटेट की परीक्षा में, प्रश्न रिपीटेशन होती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका प्रश्न 60 से 70% प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए, आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन का जो लेवल होती है, क्वेश्चन का लेवल सिर्फ यही लेवल होती है। सिर्फ भाषा को सिर्फ आपका परीक्षा में जो भाषा होती है, क्वेश्चन के भाषा को सिर्फ बदल करके पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न जो होता है यही प्रश्न होती है। प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है, यही क्वेश्चन सब पूछा जाता है। आपका सीटेट की एग्जाम में प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में यह बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा में। तो हम आपके लिए सीटेट पेपर 1 की जो सीडीपी का जो परीक्षा हुआ था, पूछा गया था वर्ष 2021 में, वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से, वो सभी सीडीपी का प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह उसका है अपसारी सोच। ठीक है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, और उसका इस प्रकार सोचना किसका प्रतीक है? तो अपसारी चिंतन का प्रतीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। इसको कहते हैं हम सामाजिक समझौतों और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरा स्तर जो है पारंपरिक नैतिकता है, और इसकी दूसरी अवस्था को कहा जाता है सामाजिक समझौतों और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? बताएंगे राइट आंसर। तो छोटे वयस्कों के रूप में समझा जाता है एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, छोटे वयस्कों के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? राजू एक लड़का है जो 61 के स्थान पर कितना लिखता है? 16 लिखता है, और बी और डी के अक्षरों में अक्सर क्या होता है? वो भ्रमित रहता है। तो यह किसका लक्षण है? बताएंगे। यह लक्षण किसका है? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो यह है आपका किसका लक्षण? तो शैक्षिक असहायता का लक्षण है। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शैक्षिक असहायता राइट ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा पठन वैफल्य। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, पठन वैफल्य। ठीक है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षर में अक्सर भ्रमित रहता है। तो यह किसका प्राथमिक लक्षण है? तो पठन वैफल्य का प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, पठन वैफल्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपके सामने है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो एक रचनावादी कक्षा में निर्मात्मक आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। निर्मात्मक आकलन पर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, निर्मात्मक आकलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने
दिया हुआ प्रश्न कहता है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हुई है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा ही आपका उन गतिविधियों से जुड़ी हुई है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा के द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा संगठन। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना होती है जिसको कहते हैं संगठन। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? ऑप्शन बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो यह आपका एक्सपोजिटोरी मॉडल। एक्सपोजिटोरी मॉडल जो है यह पियाजे के अनुसार संप्रत्यय और रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपोजिटोरी मॉडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिया हुआ प्रश्न कहता है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? बताइए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को किस तरह से बढ़ावा दे सकती है? राइट ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है अधिगम की प्रत्येक चरण में पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 3 है रटन तथा अभ्यास द्वारा। और ऑप्शन 4 है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। तो यही आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके एक शिक्षिका जो है बच्चों में क्या कर सकता है? तो एक शिक्षिका बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकता है। किस तरह से? तो होगा इसका राइट आंसर विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ और ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि वर्ष 2021 में आपका परीक्षा में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा या उपेक्षाएं क्या करनी चाहिए? शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा या उपेक्षाएं, कैसी अपेक्षा या उपेक्षाएं करना चाहिए शिक्षिका को विद्यार्थियों से? बताएंगे राइट आंसर। तो उनके अधिगम महत्वपूर्ण प्रभाव, ठीक है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है कौन? एक शिक्षिका। ठीक है, एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों पर क्या डालती है? तो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है एक शिक्षिका विद्यार्थियों पर। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? बताइए इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा। तो पहला आपका है, यहाँ पहला ऑप्शन दिया विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। नहीं, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती नहीं करना है, ये नहीं होगा। दूसरा विद्यालय की पाठचर्या में लचीलेपन को बढ़ावा, हाँ ये देता है। विद्यालय की पाठचर्या में विद्यालय का जो पाठचर्या कैसा होना चाहिए? लचीलेपन होना चाहिए। तीसरा रटंत अधिगम को महत्व देता है। नहीं, रटंत अधिगम को महत्व नहीं देता है NEP 2020। चौथा है कि विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है। हाँ, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है आपका NEP 2020। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। विद्यालय की पाठचर्या में लचीलेपन को बढ़ावा देती है NEP 2020 और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ।
प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक रचनावादी शिक्षा के लिए जो है आपका रटंत और पुनः स्मरण ये पद्धति उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, रटंत और पुनः स्मरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न कहता है विकास डैश है, विकास डैश है। 13वां नंबर प्रश्न है कि विकास डैश है। तो विकास क्या है? विकास क्या है? परिवर्तनीय है। विकास क्या है? तो परिवर्तनीय है। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। विकास कैसा है? तो विकास जो है ना परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 14 है कि एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, बताएंगे राइट आंसर। तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं एक रचनावादी कक्षा में। ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, किस तरह के कक्षा में? तो एक रचनावादी कक्षा में। ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं एक रचनावादी कक्षा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है 15 नंबर आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न है पढ़िए, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय समाजीकरण। ठीक है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखती है। तो यह आपका द्वितीय समाजीकरण कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय समाजीकरण कहलाती है। ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय समाजीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रटंत स्मृति, रटंत स्मृति जो है आपका इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा इसका, रटंत स्मृति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आँखों का रंग। आँखों का रंग जो होता है ना वो अनुवांशिकी पर निर्भर करता है जो है ना। ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा, आँखों का रंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो यह आपका जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है निजी संवाद। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो यह जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न की लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ा और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े एवं कारों से जोड़ा जाता है। तो यह मानसिकता किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की
कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दीर्घकालिक स्मृति है यह, ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा दीर्घकालिक स्मृति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है। तो बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना ही बच्चों की असफलता के कारण होती है, ठीक है। यदि बच्चे असफल हो रहे हैं तो समझिए कि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से फेल है। तो बच्चों की असफलता का कारण है बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना। ऑप्शन 1 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह आपका कथन सही नहीं है। ऑप्शन 3 यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 होगा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखने के विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, बताइए। तो ये होगा आपका लय वागोत्स्की का समाजीकरण सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा लय वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि लय वागोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत कहता है कि बच्चे जो है समाज और परिवार से सीखते हैं, बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ये कथन किसका है, लय वागोत्स्की का है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा लय वागोत्स्की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिया हुआ प्रश्न कहता है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है, बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा। एक समावेशी कक्षा में विशेष प्रकार के बच्चों को किस तरह सहायता मिल सकता है, बताइए राइट आंसर। तो मानकीकृत अनुदेशन करके। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत अनुदेशन, ठीक है। मानकीकृत और अनिव्यक्तियों लक्ष्यों का निर्धारण करके। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 और 3 हो जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे करके एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को सहायता दिया जा सकता है। किस तरह से, तो व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे करके। यानी ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया था। कौन था वो जिन्होंने समान बुद्धि के विचार को नकार दिया और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधनों की संक्रिया के पद के रूप में परिभाषित किया था। यह कौन था, बताइए राइट आंसर। तो ये था आपका हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। कौन था, हार्वर्ड गार्डनर था, जिन्होंने समान बुद्धि के विचार को नकार करके और उन्हें बताया कि बुद्धि एक तरह से नहीं, बुद्धि जो है ना अनेक प्रकारों की बुद्धि जो है ना बहुयामी होती है। यानी बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों की संक्रिया के पदों में क्या किया था, परिभाषित किया था। कौन, आपका हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह हार्वर्ड गार्डनर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने कि कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को कामोबेश ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करे। अब यहाँ पर कथन दिया, इसका कारण है कथन का कारण है यहाँ पर कथन आर है। कथन ए था और कथन इसका कारण आर है कि जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प आपका कौन होगा, बताइए। इसका सही विकल्प में क्या होगा, सही विकल्प में क्या होगा, सही विकल्प को चुनना है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है किसका, ए की। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, आपका सीटेट सीडीपी जो कि वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया था आपका, वो सभी सीडीपी का प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।